हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस कोर्सशाला। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। जी हाँ, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में अपन जो है समझेंगे कि इंटीग्रेशन को जो है वो किन किन मेथड से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा इसमें जो होता है आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन जो है वो देना पड़ता है, जिसके बाद जो है आपका इंटीग्रेशन जो है वो इजीली फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, वन बाय वन करके सारी चीजों को समझेंगे और मैं बताऊंगा मेथड, सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये मेथड जो है वो अराइज हुआ, किस तरीके से ये मेथड जो है वो बना था और किस तरीके से अपन जो है इनको स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो आइए समझते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इंटीग्रल के अंदर, वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है 7.1 में, वो जो था फॉर्मूला बेस्ड पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी और अपन ने कुछ क्वेश्चंस को करके सीखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाता है और फिर इंटीग्रल उसका जो है वो निकाल लिया जाता है। नाउ अब अभी अपन जो है वो डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन जो है वो किस किस तरीकों से हो सकता है। तो बेटा मैं जो है वो वन बाय वन आपको सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेके क्लियर करूंगा बेटा कि हाँ इस तरीके से जो है वो ये होता है, और एग्जाम्पल से इस तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि ये तरीका इस तरीके से अपन करेंगे। समझ में आया? तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो है बेटा सबसे पहला जो आता है वो आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेटा सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको वैल्यू जो है कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन देना पड़ता है जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, तो मैं आपको जो है वो वन बाय वन करके समझा देता हूं। पहले मैं मेथड बता देता हूं कि पहला जो मेथड है बेटा वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो है बेटा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बोल सकते हैं इसको। एंड थर्ड है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही शानदार सा मेथड है जिसमें आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं कि किस तरीके से हुआ है। तो ये अपने पास जो है वो तीन मेथड रहेंगे बेटा। इसके अलावा जो है वो कुछ फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट एक्सरसाइज है, वो अपन डिस्कस करेंगे। बट ये तीनों मेथड अगर आपने जान लिए 100% जो है वो आप मार्क्स लेके आओगे। तो वन बाय वन करके समझते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो तो बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्या कहता है बेटा। जैसे मान लो लेट आपके पास जो है वो कोई स्पेशल, जैसे मान लो कोई इंटीग्रेशन है, लेट आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। ये कब यूज में लेना है, जैसे ऐसा नहीं हो कि आप एक्स डी एक्स पढ़ा और आपने काम में ले लिया। बेटा जब इंटीग्रेशन नहीं हो तो आपको क्या करना है, या लगे कि टफ है तो आप क्या करो, कुछ जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन दे दो, कुछ स्पेशल जो है जो आपको गिवन होगा उस तरीके से सब्स्टिट्यूशन देना है कि आपके जो है एक इंटीग्रल फॉर्मूला बन जाए और कन्वर्ट हो जाए ऐसी टर्म में कि उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है बेटा। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को? तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन दोगे। जैसे मैंने जो है लेट, ये तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा, ठीक है। चलो लेट एक्स को मैंने कोई फंक्शन मान लिया बेटा जी ऑफ टी का, ठीक है। तो डी एक्स इजिकल टू बेटा क्या हो जाएगा, तो डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा जी डैश टी डी टी। क्लियर हुआ? चलो तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा बेटा, पर ये जो है कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि आपने जो है कोई स्पेशल जो भी आपको कुछ दे रखा होगा, यहाँ पे टर्म्स दे रखी हो, उसको आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया। टी में कर लो, यू में, वी में, जो आपकी इच्छा हो कर लो। आपने लेट कर लिया तो वहां से आपको जैसे एक्स का लेट किया है, तो देखो अब आपने एक्स पैरामीटर को किस में चेंज कर दिया बेटा, टी में चेंज कर दिया। तो ये dx भी बेटा किस में चेंज हो जाएगा, dt में चेंज हो जाएगा। जो भी हो किस में चेंज होगा, पर dx को करना तो पड़ेगा ना। तो x जो था बेटा वो अपन ने g ऑफ t में माना, कोई फंक्शन मान लिया t का, या t मान लिया। मैं पर्टिकुलर t नहीं ले सकता क्योंकि आप बोलोगे सर ने तो x बराबर t ले लिया था, इसीलिए मैं तो g ऑफ t लिख रहा हूं, कुछ भी है ना, समझना। तो x बराबर g ऑफ t मान लिया बेटा, तो dx जो है इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, पैरामीटर तो सेम होने चाहिए ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी करोगे कि भाई t का x के रेस्पेक्ट में कर दिया, वो तो कांस्टेंट हो गया फिर। तो समझो, तो x जब ये था तो dx बेटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जी डैश टी dt हो जाएगा। समझ गए? बस ये आपके पास आ गया। अब आप जो है वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं।
तो आपके पास क्या आएगा, x की जगह आप क्या रखोगे बेटा, x की जगह आप रखोगे g ऑफ t। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी ये सारी टर्म्स बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, t में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब देखो dx की जगह बेटा क्या रखोगे, तो वो रखोगे g डैश t dt। अब ये सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी टी में। और इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन देना है बेटा, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं, पर आपको इस तरीके से देना है कि आपका जो ये फॉर्मूला बन जाए या फिर जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाए, ये आप ध्यान रखोगे। अब ये जो टर्म्स है अपने पास फाइनली ये बनती है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ज्यादा जो डिटेल से है आप एग्जाम्पल में समझ जाओगे। आ जाओ बेटा, ठीक है, बिना देरी किए बढ़ जाओ आगे। एग्जाम्पल कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा मेरे पास है साइन एम एक्स, क्या है बेटा, साइन एम एक्स, ठीक है। सो देखो आई इजिकल्स टू मेरे पास बेटा क्या है, साइन एम एक्स। मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा, ठीक है, मैं यहां पे करता हूं लेट अच्छा मेरे को इसका करना है, इंटीग्रेशन करना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दे, साइन एम एक्स लिख दिया बेटा। मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, तो मैं क्या करता हूं, लेट एम एक्स इजिकल्स टू टी मान लेता हूं बेटा। इसको क्या मान लिया मैंने, टी लेट कर दिया। तो देखो मेरे को dx की वैल्यू भी तो चाहिए, तो m तो बाहर आ गया बेटा, dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, या dx इजिकल्स टू बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, dt अपॉन m हो जाएगा। चलो बेटा dx की जगह रख दो और जो जो माना उसकी जगह आप रख दो। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, क्या हो जाएगा, i इजिकल्स टू इंटीग्रल, ये हो गया बेटा साइन mx को क्या माना था आपने, t माना था, डन। dx की जगह बेटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा m। बेटा ये 1 अपॉन m तो आप बाहर ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इंटीग्रेशन साइन t dt हो गया बेटा, ठीक है, समझ गए। ये मैंने खाली समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, सिंपल सा हो गया। साइन t बेटा, साइन t का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन m, और इसका बेटा क्या होता है, माइनस कॉस t, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका जो भी था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो आ जाएगा, समझ गए। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन m कॉस टी। बेटा साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी होता है, समझ गए आप। चलो बेटा बढ़िया से समझ में आ गया। अब आपने जो सब्स्टिट्यूशन दिया वापस रख दो, mx बराबर t दिया था बेटा, तो t की जगह वापस क्या रखेंगे अपन, mx रखेंगे, तो माइनस 1 अपॉन m कॉस mx प्लस c हो गया बेटा। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, बढ़िया से समझ आ गया होगा आपको। चलो वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या किया था अपन ने यहां पे। तो बेटा देखो, अगर आप डायरेक्टली भी इसका सोच सकते हो कि साइन है बेटा, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो साइन एम एक्स का बेटा क्या होता है, माइनस कॉस एम एक्स होता है। आपको पता है कि जब x का जो कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एन कॉस एम एक्स प्लस सी। ये तो आपने जो है वो सोच लिया, पर मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये मेथड काम में लिया, माइनस 1 अपॉन एन कॉस एम एक्स प्लस सी। क्या समझाया बेटा कि कुछ स्पेशल आपके यहाँ पे कुछ टर्म्स है, टर्म्स के कॉफिशिएंट में हो या कुछ भी हो, आपको जो है वो लेट करना है बेटा। लेट करने के बाद इस तरीके से आपको जो है वो, जैसे x में लेट किया तो इसको भी जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे t में लेट किया तो t में कन्वर्ट करना पड़ेगा dx को, वो अपन यहां से कर सकते हैं। डेरिवेटिव कर दिया सिंपल सा, और वैल्यू आ गई उसको रख दी, और फिर अपन जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास ये आ गया, वापिस जो सब्स्टिट्यूशन दिया उसको वापिस से पुट कर दो, बात खत्म हो गई, समझ गए। चलो और आगे बढ़ते बेटा, समझता है, क्लियर होना चाहिए बस आपको। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो बेटा क्या कह रहा है ये, चलो मैं इसको क्या करता हूं बेटा, ये अपना आई है मान लो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा मैंने जो है वो लेवल को बढ़ा दिया है। अब समझना आप, अब यहां पे जो है आप लेट करोगे बेटा, तो मैं यहां पे लेट करता हूं। देखो अब आप इसका करने जाओगे ना तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। अभी तक तो साइन का तो आपने कर दिया, अब साथ में बेटा आ गया 2x, तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट करूं, क्या करूं, मेरे पास फॉर्मूला नहीं, क्या करूं। अब परेशानी, एक्चुअली ये परेशानी अपने सामने आएगी, तब ये जो है मेथड काम में आने वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे बेटा, आप जो है आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा कुछ लेट कर लो। क्या लेट करोगे, तो टी लेट कर दिया आपने, समझ गए। तो अब dx को चेंज करना पड़ेगा। सो इसको अगर आप करोगे डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, समझ गए। 2x और ये dx पड़ा, क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। काम खत्म हो गया एक में ही, अपना तो काम एक में ही खत्म हो गया बेटा। चलो
इंटीग्रल ये 2x और ये dx, इसकी जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, मिला के dt लिख सकता हूं। चलो भाई, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। बेटा कितना इजी हो गया, साइन टी dt हो गया बेटा, खाली क्या हो गया, साइन टी dt। अच्छा साइन का मेरे को बताओ, साइन का इंटीग्रल बेटा क्या होता है, तो माइनस कॉस टी होता है बेटा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी, और प्लस का बेटा क्या हो गया, सी हो गया। अब आपने जो सब्स्टिट्यूशन दिया था वापिस से उसको रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस का सी हो गया। अब मुझे बताओ कोई परेशानी हुई क्या आपको, है सीख गए ना। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है बेटा, समझ गए आप बढ़िया से अच्छे से। अब देखो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर दो, फिर अपन जो है ये मेथड जो है उसको कंप्लीट समझेंगे बेटा। अपने पास था 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो साइन mx पहला जो एग्जांपल था वो तो बहुत इजी था, आप बोलोगे सर डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर बेटा यहाँ पे डायरेक्ट करने में दिक्कत आ जाएगी आपको, इसीलिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया, 2x dx dt हो गया। देखो 2x पड़ा था अपने पास, dx पड़ा था, दोनों की वैल्यू मिला के t रख दी बेटा, और ये साइन t हो गया, तो साइन t dt आराम से कर दिया। चलो और वापिस से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रख दिया। तो ये था अपना जो मेथड था, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है एग्जांपल, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा यहां पे तो आप चकरा ही जाओगे पूरे के पूरे कि सर ये क्या है चलो तो एग्जैक्ट जो है इसको आप जो है वो दो तरीकों से बेटा सॉल्व कर सकते हो, अब जो आपको अच्छा लगे उससे कर देना। पर जो है आप जो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, देखो बढ़िया है सवाल, बहुत अच्छा है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन के रूट एक्स डी एक्स। लेट रूट एक्स इजिकल्स टू टी, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है बेटा, मैंने डायरेक्ट बताया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजिकल्स टू क्या होता है बेटा, डी टी होता है। चलो सो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी। सो dx अपॉन रूट एक्स तो अपने पास पड़ा है बेटा, ये देख लो dx अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 dt हो जाएगी, ठीक है। और माना क्या बोले, सो i इजिकल्स टू बेटा अपने पास जो है क्या हो गया, 2 dt हो जाएगा, तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया और ये dt यहाँ पे आ गया। चलो dx अपॉन रूट एक्स हो गया, क्या हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 4 t और sec स्क्वायर t। समझ गए, तो अभी तक तो ये ठीक था। अब देखो अभी तक ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे बेटा, तो आपको जो है अगेन सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा बेटा। एक जो है सब्स्टिट्यूशन और लगेगा इसमें, देखो क्या लेंगे, लेट tan t इजिकल्स टू u, तो sec स्क्वायर t dt इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, du हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी लग सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है आपके लिए। तो आपने एक सब्स्टिट्यूशन दिया तो अगेन अ न्यू क्वेश्चन, और वापस से आपने एक सब्स्टिट्यूशन दिया कि भाई tan x या tan t को मैं u मानता हूं, तो sec स्क्वायर t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t dt इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, du हो जाएगा। तो sec स्क्वायर t dt तो अपने पास पड़ा है अपने पास। चलो कर देते हैं अब क्वेश्चन को फटाफट से फिनिश। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर टी डी टी, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डी यू लिखूंगा, और ये tan u था बेटा, सॉरी tan t की वैल्यू बेटा u थी, तो tan 4t कितना हो जाएगा बेटा, u4 हो जाएगा। डन, ये आपका देखो क्वेश्चन जो पूरा का पूरा बहुत इजी हो गया अपने आप के अंदर ही। अब देखो 2 पढ़ा ही है आपके पास, u4 का आप करने जाओगे बेटा तो क्या आएगा, u5 अपॉन 5, क्योंकि x की पावर n+1 या x की जगह दोनों u है, u के रेस्पेक्ट में, तो पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस का बेटा क्या आ गया, c आ गया। अब बड़ी सावधानी से जो जो आपने किया है पुट सब्स्टिट्यूट किया है उसको वापस रखो। u इजिकल्स टू क्या था बेटा, tan t था, ये अपॉन में 5 यहां रख दिया, और इसकी जगह देखो u5 मतलब tan की पावर 5 और ये t और ये प्लस का c बेटा। अभी तक t में आया, अपना क्वेश्चन x में था, आ जाओ। तो t आपने किसको माना था बेटा, t आपने किसको माना था, रूट एक्स को माना था, ठीक है, किसको माना था, रूट एक्स को माना था बेटा। सो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा बेटा। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। समझ में आया, कितना शानदार सा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि
कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना प्यारा सा है, शानदार सा है, और मजा भी आता है बेटा लगाने में, क्योंकि 2 बार लगा रहे हो आप इसी चीज को। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार लगा रहे हो आप इस चीज को। तो ये जो था वो आपका तो था मेन जो था वो तरीका मैंने आपको बता दिया बेटा। चलो इसके अलावा बेटा आप जो है एक ऑल्टरनेट मेथड जो है उसको भी काम में ले सकते हो। ठीक है, एक ऑल्टरनेट मेथड है, उसको भी आप जो है वो काम में ले सकते हो। चलो मैं इसको यहां पे कर देता हूं ऑल्टरनेट मेथड। इसमें जो है अगर आप लेट करो बेटा 10 रूट एक्स को बेटा टी लेट करो, तो इसका डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ओके भाई 10x का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वो तो ठीक है हो गया। और रूट एक्स का बेटा क्या होता है, तो वो होता है 1/2 रूट एक्स, और x का dx इजिकल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। जो जो अपने पास पड़ा है वो ठीक है। तो अपने पास बेटा देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx जो है वो अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा इजिकल्स टू 2dt हो जाएगा। समझ गए आप। चलो तो जब आप वैल्यू रखने जाओगे बेटा, वैल्यू रखने जाओगे देन जब आप वैल्यू रखने जाओगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा बेटा, तो आपके पास आ जाएगा i इजिकल्स टू इंटीग्रल, सबसे पहले 10 ये था तो ये जो है वो क्या आ जाएगा t4 आ जाएगा, एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx की जगह बेटा जो है वो 2dt आ जाएगा। समझ गए आप, क्या आ जाएगा 2dt आ जाएगा। क्लियर है ना। देख लो इसकी जगह मैंने क्या रखा बेटा, इसकी जगह t4 रख दिया और इस पूरे की वैल्यू मिला के क्या थी 2dt होगी। चलो मैंने यहाँ पे रख दी, आगे बढ़े, आगे बढ़ना ही है। 2 इसका क्या हो जाएगा पावर n+1 t का t के रेस्पेक्ट में अपॉन के n+1, तो पावर सीधा सीधा मैं 5 लिख देता हूं बेटा। चलो प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c आ जाएगा। सो 2 हो गया। t क्या माना था बेटा, तो t आपने माना था 10, ये इसको 10 रूट एक्स को, और अपॉन में बेटा 5 है, और प्लस क्या है बेटा c है। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए और दोनों में ही जो आंसर आया 2/5 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस c आया है। समझ गए। चलो देख लो ये 2/5 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस c, एंड यहाँ पे भी 2/5 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस c, ये दोनों ही मैंने आपको मेथड बता दिए। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बेटा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो किस तरीके से जो है वो क्या करो, ऑपरेट करो, सवालों को किस तरीके से आप सीखते हो और किस तरीके से अप्लाई करते हो, ये आपकी समझ है। अच्छा कोई स्टूडेंट बोलता कि सर मैं रूट एक्स को मानूंगा, वेल है। कोई कहता सर मैं 10 को मानूंगा क्योंकि 10 का जो है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx होता है। बहुत बढ़िया भाई, तो दोनों में ही जो आपकी इच्छा हो कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो बढ़िया लगे बेस्ट लगे उससे आपको करना है। समझ गए। तो यहाँ पे कोई आपको कहने नहीं वाला है, क्योंकि इन सवालों में यही होता है बेटा, इंटीग्रेशन इसीलिए अपने आप के अंदर बहुत बढ़िया लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं आपको भी यही कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेशन बढ़िया लगे। बहुत जने डरते हैं इंटीग्रेशन से, अरे भाई साहब अपने आप में ऐसा चैप्टर, अरे कुछ नहीं है भाई साहब, एक बार आप सीख तो लो इसको, एक बार समझ तो लो। ऊपर ऊपर से पढ़ देते सब्स्टिट्यूट करना है, कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है बहुत खुश हो जाएंगे, पर आगे आगे बोलेंगे क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें तो पता ही नहीं। पर आप कॉन्सेप्ट समझो ना चीजों को, कि इस तरीके से करना है बेटा कि अपने पास या तो फॉर्मूला बन जाए, या फिर फॉर्मूला नहीं बने तो कोई बात नहीं, वैसा बने कि अपन इंटीग्रेशन कर पाए। इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करते, डायरेक्ट नहीं कर दे तो पता तो चला ना कि कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, बात खत्म, वापिस आके वापिस सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये देख लो, ये पूरा हो गया अपना सवाल। ठीक है, तो ये जो था बेटा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि ये जो था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसे ये सवाल है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा खुद ही बता दो अब तो है, अब तो खुद ही बता सकते हो ना मेरे को कि भाई i इजिकल्स टू जो था, i इजिकल्स टू इंटीग्रल साइन tan इनवर्स x अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx था। अच्छा किसको लेट करोगे, जल्दी 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 बताओ। आप लेट करोगे tan इनवर्स x को, है ना। अब तो समझ गए ना, क्योंकि tan इनवर्स x को अगर आप t मानते हो तो इसका जो है वो होता है 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का dx इजिकल्स टू बेटा क्या हो जाएगा dt, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt में सेट हो गया अपने आप से, है ना। तो देखो अब आपके पास क्या हो गया बेटा, तो साइन ये तो हो गया t एंड dt सॉरी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा dt।
तो साइन टी का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है बताओ मुझे, प्यारे से शब्दों में आपने बता दिया गुरुजी माइनस कॉस टी होता है, लिख दिया मैंने तो माइनस कॉस टी, ओके माइनस कॉस, अच्छा टी क्या था बेटा, टी जो था वो था tan इनवर्स x था आपका, और प्लस में c हो गया, ये देखो निपट गया, कितने सस्ते में निपटा है चलो तो बेटा ये तरीके होते हैं सवालों को हल करने के, मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है बेटा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन्हीं बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो बनाए हुए बेटा, तो आप जो है आपको भी ये याद रखना है क्योंकि इन्हीं पे बेस जो है वो आपकी एक्सरसाइज है। तो एक मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया, वो था डायरेक्ट जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था बेटा उसमें आपको वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है, TUMV, जो आपकी इच्छा लगे मानो, जो आपका नाम हो, जो आपका प्यारा नाम हो, जिसको पसंद करते हो वो नाम वो भी लिख दो, कुछ भी कर दो, जो भी मान लो, पर आपको जो है सवाल इस तरीके से करना है। आगे बढ़े बेटा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट नंबर पे है 10x dx कि अगर आपने पढ़ा था कि 10x का तो होता नहीं है बेटा, है sec स्क्वायर x का आपने पढ़ा था, 10x का पढ़ा था क्या, किसी का डेरिवेटिव 10x आया था क्या, नहीं ना, तो फिर आप एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये देख लो तरीका मिल गया आपको। चलो अब देखो क्या करेंगे बेटा कि आपको जो है वो ये लाना है, तो देखो मैं तरीका बताता हूं, एक का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, तो आप समझ जाना, बाकी सारे रिजल्ट है। देखो क्या करेंगे बेटा, जैसे ये था, अरे भाई साहब, आप 10x को बेटा क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x dx लिख सकते हो। चलो भाई, अगर आप लेट cos x इज इक्वल टू टी लेते हो, कोई बोलेंगे सर साइन, अरे भाई साइन लेगा तो cos x dx आ जाएगा, फिर कहां से करेगा, अपॉन में पड़ा, इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि cos का करूं तो sin x dx आ जाए। देखो cos x इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने, तो बेटा इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो cos x का क्या आता है, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, dt आता है, सही है। चलो तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले बेटा, तो देखो साइन एक्स डी एक्स इजिकल्स टू माइनस डी टी आएगा, सो ये माइनस डी टी निपटा दिया, और अपॉन में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स को आपने क्या माना था, टी माना था, तो आपके पास ओवरऑल ये हो गया, क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन टी डी टी, मतलब 1 अपॉन एक्स डी एक्स वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। चलो तो आप अप्लाई करोगे तो माइनस इंटीग्रेशन इसका बेटा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा लॉग टी, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहां तक आप पहुंच गए और वापिस आप सब्स्टिट्यूट करने जाते हो बेटा, तो टी आपने किसको माना था बेटा, कॉस एक्स को माना था, किसको माना था, कॉस एक्स को माना था, और प्लस का बेटा क्या हो गया, सी हो गया, समझ गए। चलो पर आपके पास जो था वो लॉग सेक एक्स था बेटा, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और माइनस को तो आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी ये थी, आगे अगर कुछ कोएफिशिएंट पढ़ा तो उसको आप पावर में लिख सकते हो, तो अगर आप इसको जो है वो इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हो, मॉड की पावर मतलब अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लॉग, ये देखो कॉस इनवर्स मतलब 1 अपॉन कॉस हो गया, और ये बेटा क्या हो जाएगा, log sec x प्लस सी। तो कितना काम का मेथड निकला, इसी से अपन ने जो है वो डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसी से अपन ने जो है वो बेटा किसका निकाल दिया, 10x का निकाल दिया। समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा, 10x dx जो है क्या हो गया, log sec x हो गया। सेकंड बेटा जो है वो cot x है, एज इट इट पूरा का पूरा सेम है, आप इसी प्रोसेस से इसको जो है वो कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा बेटा कि अगर आप कॉट को जो है बेटा क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, आप बोलोगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लेट कर लो बेटा, लेट आप जो है sin x को बेटा t लेट कर लो, cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो ऊपर वाला पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, सो ये dt अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, t, सो 1 अपॉन टी dt हो गया बेटा, है ना, ओवरऑल ये हो गया 1 अपॉन टी dt हो गया बेटा। सो 1 अपॉन टी dt का बेटा आपको पता है क्या होता है, वो होता है log t प्लस सी हो जाएगा। और आपको भी पता है कि log t है, t को आप मोड में लिख दो बेटा, अच्छा रहेगा। t की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, sin x लिखोगे, वापिस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये प्लस सी हो गया, तो log sin x प्लस सी, ये देखो सिंपल सा आ गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो थे बेटा
एक तो ये था और एक ये था, ये अपन ने जो है वो जान लिए, समझ लिए अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है sec x का कि बेटा sec स्क्वायर x आता है तो आप 10x लिख देते हो, पर अगर खाली sec x आ जाए, ओनली sec x आ जाए और उसका इंटीग्रल फाइंड करना पड़े, देन आप क्या करोगे? तो जो sec x dx जो होता है बेटा, उसका इंटीग्रल जो होता है वो होता है log sec x प्लस 10x। कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं इसको। चलो बेटा आपके पास ये जो पड़ा है, ये पड़ा है sec x dx। अगर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करवा दो, किससे मल्टीप्लाई करा दो? वो करा दो आप sec x प्लस 10x से ऊपर भी और sec x प्लस 10x से अपॉन में भी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई करा दिया। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद देखो क्या सीन बनता है बेटा, ऊपर देखो आप पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? sec x प्लस 10x और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। चलो भाई अब देखो मैंने sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस 10x, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो भाई अब देखो, अब अगर आप इसको t मानते हो, लेट sec x प्लस 10x इजिकल्स टू आप t मानते हो बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो sec x का क्या हो जाएगा बेटा? sec x 10x हो जाएगा प्लस 10x का बेटा क्या होता है? sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव की बात करो, और क्या आ जाएगा बेटा? dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा इधर। तो ऊपर जो टर्म्स था sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x और dx मिल रही है एज इट इट। सो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये स्टेप जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा dt अपॉन में बेटा क्या बन जाएगा? अपॉन में बन जाएगा t, और dt अपॉन t है बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा? log mod t प्लस c। एंड आपके पास आपको पता चल गया अब तो कि भाई log mod t है, t आपने किसको माना था? तो t आपने माना था sec x प्लस 10x को माना था, और ये प्लस c हो गया बेटा। सो log sec x, log mod sec x प्लस 10x और प्लस में बेटा क्या आ गया? c आ गया। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है ना? तो बेटा समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब लिखा हुआ ही है, समझ में आना चाहिए। तो sec x का आपने क्या किया? तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी कि आपने जो है वो sec x प्लस 10x से जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई करा दिया, ये वाली चीज। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते बेटा। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बेटा 4 नंबर पे है cosec x। क्या है बेटा? cosec x। तो देखो सेम वही प्रोसेस है कि आपके पास क्या पड़ा बेटा? cosec x पड़ा है। अगर आप cosec x माइनस cot x, ओके, और यहां पे cosec x माइनस cot x में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा मल्टीप्लाई करवाते हो, तो देखो क्या होता है, लेट cosec x माइनस cot x इजिकल्स टू आपने t मान लिया बेटा। अब इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो cosec x का बेटा क्या होता है? तो cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, ओके, और माइनस cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और एक क्या हो जाएगा बेटा? dx हो जाएगा इजिकल्स टू dt हो जाएगा। और ऊपर आपको पता ही है अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देते बेटा तो आपके पास क्या हो जाता? cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x और dx, और अपॉन में आपके पास क्या रहता? cosec x माइनस cot x रहता। तो इसको अपन ने t मान लिया था बेटा अपॉन में जो था, तो cosec x का बेटा जो होता है वो होता है माइनस cosec x cot x माइनस cosec x cot x,
और माइनस तो पढ़ा ही था, कॉट एक्स का बेटा जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो गया, तो सेट हो गया ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और डी एक्स, इस पूरे ऊपर का सेट हो गया। इसको अपन जो है वो क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसको जो है वो लिख सकते हैं डी टी अपॉन क्या हो गया बेटा, टी हो गया। और ये जो होता है वो क्या होता है बेटा, लॉग टी प्लस सी होता है। और लॉग टी की जगह बेटा क्या लिखूंगा, तो टी आपने किसको माना था, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को। समझ में आया? किसका होता है बेटा, तो ये होता है आपके कोसेक एक्स का। तो आपने जो है 4 और सीख लिए बेटा, क्या कि अगर 10x है तो उसका क्या होता है बेटा, माइनस लॉग कॉस एक्स, या फिर आप सीधा ही समझ सकते हो लॉग सेक एक्स। कॉट एक्स का बेटा जो है वो क्या होता है, वो होता है लॉग साइन एक्स होता है बेटा। और सेक एक्स का बेटा जो है वो क्या होता है, तो वो होगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x। और कॉसेक एक्स का बेटा क्या होता है, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो मल्टीप्लाई किससे करवाया, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई जो थे जो स्टैंडर्ड चीजें थी उसी से करवाया, तो आपके जो है बदल के आपके पास जो था वो आ गया। चलो, तो अब आपने ये सारी चीजें देख ली। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें देखी, इस पे बेस्ड अपन जो है वो कुछ एग्जांपल लेते बेटा और समझते हैं कि क्या करना था अपन को। तो देखो, जैसे ये था तो इसको मैं जैसे आई ले लिया। अब देखो इसको मैं किस तरीके से करता हूं, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मेरे को इंटीग्रल करना है। अब देखो, आप इसका डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, तो देखो क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, क्यूब था तो अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट, आप इस साइन स्क्वायर एक्स को इस तरीके से लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप कॉस एक्स को टी मानते हो बेटा, ठीक है, अगर आप कॉस एक्स को टी मानते हो, सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसको टी माना तो टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर टी बेटा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर। और साइन एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी लिख सकते हो, माइनस बार आ गया। और ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डी टी हो गया। या फिर माइनस बार ही मतलब प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस, इसको प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करा दिया। सो ओवरऑल आपके पास क्या बचा, टी की पावर 4 डी टी माइनस 1 डी टी बचा, है ना। चलो, इसका बेटा क्या आ जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 का बेटा क्या हो जाएगा टी, और प्लस आपने क्या ले लिया बेटा, सी ले लिया। आपने किसको लेट किया था, तो आपने जो है टी किसको लेट किया था, टी जो है आपने कॉस एक्स को लेट किया था। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से इसको लगाते हो। मैंने देखो लगाया, आपको बता दिया, लगाने पे देखो क्वेश्चन कितना सरल हो गया। नहीं तो एक बार तो आइडिया ही नहीं आएगा, अरे यार क्या करें, यहाँ पे साइन 3x है कॉस स्क्वायर एक्स है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये तो पता ही था कि अगर आप किसी एक को मानते हो, जैसे साइन एक्स को टी मान लिया, तो कॉस एक्स डी एक्स इज टू डी टी हो जाएगी, तो बाकी का कहाँ बचेगा, तो बाकी का कहाँ बचेगा, तो बेटा उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो मैनेज करने, आपको ये तो पता था कि एक को मानूंगा तो दूसरा उसके साथ चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो चीज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि भाई साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा स्क्वायर को भी मान लेते तो क्या हो जाता, 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाता, पर काम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसको जो है वो अलग ले लिया, क्योंकि एक चीज तो मेरे को इसके साथ अलग लेनी थी, तो वो मैंने साइन में ले ली। क्या ले ली भाई, इसको अलग कर दिया। अब मैंने इसको कॉस स्क्वायर लिख दिया, इसको टी मान लिया, ये भी टी में चला गया, तो ये टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर। अच्छा साइन एक्स डी एक्स बेटा, तो कॉस एक्स को टी माना तो ये कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। माइनस मैंने बाहर, अच्छा मैनेज कर दिया माइनस को, और इसके बाद जो था मैंने इंटीग्रल जो था वो मैंने कर दिया। समझ में आया। सो 1/5 cos 5x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। भविष्य में तो छोड़ो, मतलब 2 4 5 7 जन्म बोलते हैं ना, वहां तक भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो देखो इसको अगर अपन आई लेट करें बेटा, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, लेट कर देते हैं
अब आपको पता ही है जनरली इस तरीके में तो यही है कि लेट x प्लस ए इजिकल्स टू बेटा क्या हो गया, t हो गया। सो dx इजिकल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप x की वैल्यू भी निकाल दो, क्योंकि t में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x थोड़ी बड़ा रहेगा। सो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, t माइनस ए आएगा। चलो, सो अब आपका जो i है बेटा वो क्या हो गया, तो वो हो गया साइन x की जगह बेटा क्या आ जाएगा, t माइनस ए अपॉन ये क्या हो गया साइन t, और ये क्या आ गया बेटा dx आ गया। आप बोलोगे सर अभी अपन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अपने पास और आसान हो गया। चलो भाई करते हैं। तो देखो आपको पता हो तो साइन a माइनस बी की यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है बेटा, तो वो जो है वो क्या होती है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी। अच्छा ये x था, इसको मैंने नहीं चेंज किया क्या, ये करना बेटा, भूल मत जाना है ना। चलो क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, मैंने यूज किया है साइन a माइनस बी इजिकल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो भाई अब तो समझ आ गया, अब तो आप होशियार हो। साइन को सेपरेट कर लो बेटा, ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी अगर आप सेपरेट करते हो तो आपके पास बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस ए माइनस यहाँ से कॉस टी अपॉन साइन टी। देखो साइन ए तो जो है वो कांस्टेंट है बेटा, और साइन टी बेटा साइन टी अपॉन सॉरी कॉस टी अपॉन साइन टी बेटा जो है ये हो जाता है कॉट टी और डी टी। फटाफट से सेपरेट कर लो बेटा। देखो कॉस ए जो है वो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, वेरिएबल टी है यहाँ पे, टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो कॉस ए बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1 डी टी माइनस यहाँ से साइन ए बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है बेटा वो है कॉट टी डी टी। समझ में आया। चलो सो कॉस ए अपन ने बाहर ले लिया, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, पीछे लिखूंगा तो ए के प्रोडक्ट में लगता है, माइनस साइन ए कांस्टेंट था बाहर आ गया, इसका क्या होता है बेटा कॉट का, तो ये होता है बेटा लॉग साइन एक्स। क्या होता है लॉग साइन एक्स, अभी अभी अपन ने देखा है इसको, ये रहा कॉट, क्या होता है बेटा लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है ना। चलो तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, इसका लॉग मॉड साइन एक्स नहीं होगा बेटा, टी होगा, टी के रेस्पेक्ट में, और प्लस में बेटा मैंने क्या लिख दिया सी लिख दिया। ओके अब आपने सब्स्टिट्यूशन दिया, उसको वापस से जो था उसको कर दो। टी की जगह बेटा आपने क्या रखा था, एक्स प्लस ए को आपने टी माना था, ये क्या था एक्स प्लस ए को आपने टी माना था। चलो बेटा तो टी की जगह वापस क्या रखोगे, एक्स प्लस ए रखोगे। ओके कॉस ए माइनस यहाँ पे साइन ए हो गया, और यहाँ पे जो है वो लॉग साइन, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा एक्स प्लस ए लिखोगे, और प्लस में बेटा क्या लिखोगे सी लिखोगे। चलो क्लियर है ना। तो डन हो गया आपको, टी की जगह एक्स प्लस ए रख दिया मैंने, है ना, ए की जगह मत रख देना कुछ कि टी में रख दो बेटा, आपको आपका काम था एक्स में लाना, जो एक्स में चीज चल रही थी। तो साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी रख दिया। कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन था, है ना, लग कितना रहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था, इंपॉर्टेंट कर सकते हो बेटा। अभी अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वास्तव में जो है वो बहुत बढ़िया से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हुआ ना, वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको। और इसके पीछे वाला भी जो है बेटा वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलो तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही जो है बहुत शानदार है, समझ में आया आपको। तो डियर स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड जो इंटीग्रेशन का है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो इसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना चाहिए। क्या है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से इसको करना है, पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं और फिर अपन जो है एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल से जो है वो बेटर तरीके से समझ में आता है। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको जो है कुछ इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको आपको समझना होगा। जैसे तो पहले तो देखो, जैसे कोई पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में है पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और उसका आपको क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन करना है। इस वाले पार्ट में जो है वो ऐसे ही मिलेंगे आपको, तो आपको जो है पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स है, तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो आपका रेशनल फंक्शन जो है वो होना चाहिए और आपको क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से मिलेगा।
अब बेटा यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके लिए, क्या कि यहाँ पे दो चीज है, एक आपको पता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शंस पढ़ते हो बेटा, क्या पढ़ते हो, फ्रैक्शंस, तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती है, क्या, एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक जो है वो क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या अंतर है, डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूं। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस बेटा क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया 3x अपॉन 5, या फिर ऐसे ही मान लो ना सीधा, जब डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन q ऑफ x, ये कंडीशन है प्रॉपर फ्रैक्शंस की। क्या कंडीशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की। मतलब एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपर फ्रैक्शंस बेटा, तो वो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये मान लो। तो ये जो है वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस का एग्जांपल है बेटा। ऊपर देखो पावर कितनी है, 2 है, पावर कितनी है, 3, मतलब यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 3 है। सो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। सो ये तो होती है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब सेकंड चीज जो है वो आपके सामने आती है, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या है, आइए समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन q ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, डिग्री ऑफ q ऑफ x, समझे क्या होता है बेटा इसमें, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। मतलब इस तरीके से आपको अगर मिल जाए तो यहां पे देखो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाई जो डिग्री ऑफ p ऑफ x है, जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है बेटा, वो उसकी डिग्री ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो। ठीक है, समझ गए आप इस चीज को। तो यहां पे जब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप करने जाओगे तो ये दो चीजें सबसे पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये जब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं या क्वोशिएंट फॉर्म में होता है बेटा, तो आपको देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अच्छा, होने किस में चाहिए, तो हमेशा ही प्रॉपर में होने चाहिए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। किस में होने चाहिए बेटा, प्रॉपर में होने चाहिए, हमेशा किस में होने चाहिए, प्रॉपर में होने चाहिए। ये वाली कंडीशन को फॉलो करवानी। अगर नहीं है प्रॉपर में तो चेंज करोगे आप। करना कैसे, सिंपल सा डिवाइड करके कर देना। 8th 9th क्लास में बहुत सारे किए ऐसे। चलो अब समझते हैं इसको। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज तो आपको पता चल गई, क्या, कि अपने पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इम्प्रॉपर का मीनिंग हुआ कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज नॉट टू बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल से जो है वो क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, ये तो मैंने बात की सिर्फ फ्रैक्शंस की। अब मेथड क्या है वो समझते हैं। जैसे मेरे पास है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx है, ये मान लो। चलो ये मेरे पास था। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले देखो ये जो चीज है इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रांड। इस चीज को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। तो जो इंटीग्रांड पार्ट है बेटा, इस dx को बोलिए आप यहां पे लिख दो। तो ये जो जिसका इंटीग्रल करना होता है बेटा उसको बोलते हैं इंटीग्रांड। तो जो ये इंटीग्रांड पार्ट है इसको लेना है अपन को सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। सबसे पहले आपको यहां पे देखना है कि जैसे ये जो है अपना p ऑफ x है एंड ये जो है अपना क्या है बेटा, q ऑफ x है। क्लियर है। चलो तो p ऑफ x और q ऑफ x है, आपको डिग्री देखनी है बेटा कि यहाँ पे डिग्री जो है वो किस तरीके से है। अगर इसके डिग्री की बात करोगे बेटा तो क्या है, 0 है। अगर इसकी डिग्री की बात करोगे तो 0, और इसके डिग्री की बात करोगे तो x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा 2। ओवरऑल डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। क्लियर है। यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े अब। चलो इतना आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको इंटीग्रांड पार्ट लेना है बेटा। इंटीग्रांड पार्ट जो है वो होता है इंटीग्रल के अंदर, और dx को छोड़ के जो होता है वो इंटीग्रांड, जिसका इंटीग्रल करना होता है उसको लेना और चेक करना है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शंस है या नहीं है। अगर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे पास जो ये इंटीग्रांड पार्ट था बेटा, कौन सा था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड ए प्रोडक्ट में x प्लस 2।
अब इसका अगर मैं इंटीग्रल करने जाऊंगा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे अभी तक, समझ रहे हो? आप भले इसको ओपन कर लो या फिर ऊपर लेके आ जाओ, मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है अभी तक। पर इसको आप इंटीग्रल कर सकते हो कौन से मेथड से? बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। अब करना कैसे वो मैं बता देता हूं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ बेटा, और इसको जो है अगर आप एलसीएम फॉर्म में लिख दो तो कैसा रहेगा? एलसीएम फॉर्म में अपन लिखते हैं ना। अच्छा, ऊपर अगर ये होता तो नीचे अगर कोई सिंगल होता तो अपन सेपरेट कर देते थे उस टाइम, पर यहाँ पे ऊपर जो है वो 1 है और अपॉन में x+1 और x+2 है बेटा। समझना, जो मेथड है वो मैं बना के बता रहा हूं आपको। अगर आप इस चीज को इस तरीके से लिख देते तो कैसा होता? ये आपने लिख दी, इसको समझना खाली, है ना। इस तरीके से आपने इसको लिखा। इधर देखो, आपने इसको ये लिखा। अगर आप एलसीएम लेते हो बेटा तो आपके पास क्या आता है? x+1 आता है, x+2 आता है। इधर से ये x+2 आ जाएगा बेटा, माइनस ये क्या आ जाएगा? x+1, तो माइनस माइनस x कैंसिल हो गया, 2 - 1 क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन x+1 एंड x+2। आया कि नहीं आया? मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है। तो आप इस वाली को ये भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना आप इसको। इसी को तो बेटा बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आया? आपने पार्शियली क्या कर दिया? फ्रैक्शन कर दिया अलग अलग। अब देखो, आप इस चीज को ये लिख सकते हो। अच्छा, इंटीग्रल इसका करना मतलब इसका करना और इसका करना, क्या आप इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते? 1/x से क्या आ जाएगा? log x+1, और इसका क्या आ जाएगा बेटा? log x+2। ये हो गया इंटीग्रल, तो बात ही खत्म हुई। पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाती है कि इस वाले क्वेश्चन में तो आपने सोच के बता दिया। क्या आप हर क्वेश्चन में सोचने बैठ जाओगे? क्या हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सोच लो और हो जाएगा काम आपका? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इसलिए आपने इसको जो है ऐसे ही बता दिया कि 1/x+1 कर दो और 1/x+2 कर दो। मतलब लाइक एलसीएम फॉर्म में आपने इसको जो है बता दिया बेटा। वो पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है, मैं इसको एलसीएम फॉर्म भी बोलूं तो बुरी बात नहीं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद वापस आएगा तो यही। तो इसको तो इसमें बता दिया, पर क्या हर क्वेश्चन में आप यही करोगे? आप कैसे सोचोगे? मान लो यहाँ पे कुछ ऊपर नहीं है, मेरे पास 5x+3 नहीं है यहाँ पे, मान लो अगर होता तो प्रॉपर तो फ्रैक्शन होती है, x⁻1 है यहाँ पे तो स्क्वायर है, प्रॉपर है, ठीक है। वेल, अब आप क्या करोगे? अब आप कैसे मैनेज करोगे? क्या आप सोचने बैठोगे कि मैं ऐसे मैनेज करूंगा, ऐसे मैनेज करूंगा? नहीं। अब देखो बताता हूं जो मेन तरीका है वो, ठीक है। आ जाओ, अब अपन मेन तरीके की बात करते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी कि मैं इस चीज को ये लिख रहा हूं, पर जो प्रॉपर तरीका है जो हर क्वेश्चन में लगेगा वो कैसे अप्लाई करना वो मैं बता देता हूं। चलो, तो मेरे पास जो था वो था इंटीग्रांड पार्ट जो था बेटा, ये आप लिखना बेटा ऐसे, ताकि आपको जो है वो मार्क्स मिलते हैं। आपको भी पता है चीजें व्यवस्थित होती है, प्रॉपर तरीके से होती है सब चीजें, तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। और एक रफली आप करते हो तो देखो फर्क क्या होता है कि जब अगर आप एक प्रॉपर तरीके से करते हो, व्यवस्थित तरीके से करते हो, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको लगता है कि वास्तव में इसको नॉलेज है, एक व्यवस्थित तरीके से किया। तो अगर छोटी मोटी गलती आता तो वो इग्नोर कर देता है। बट अगर आपने इतना रफली काम किया और उसको फिर मिल गई ऐसी गलती, तो फटाक से गोला करके वो तो नंबर जो है वो माइनस कर देगा। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। चलो, मैंने इंटीग्रेंट पार्ट ले लिया 1/k x+1 एंड x+2। बेटा आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो है आपको अपॉन में जो पड़ा है वही रखना है, x+1, और यहाँ पे प्लस करके बेटा क्या करना है? x+2 करना है। ये 1 नहीं लिखना आपको, है ना। लिख दिया आपने। क्या करना है आपको? ये करना है कि जो अपॉन में पड़ा है उसी को आपने ऐसे करके लिख दिया, पार्शियली फ्रैक्शन कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, ऊपर अब क्या आएगा आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है? ए लेट करना, और यहाँ पे क्या करना बेटा? बी लेट करना है। समझ में आया? ए लेट करना है और क्या करना है बेटा? बी लेट करना है। क्लियर हुआ? देखो क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि एलसीएम लोगे बेटा तो नीचे अपॉन में क्या आना चाहिए? x+1 और x+2 आना चाहिए, तो नीचे तो यही रखोगे। इसी को ये लिख रहे हैं, पर ऊपर क्या आना चाहिए? वो ए और बी का अपन वैल्यू निकाल के डिसाइड कर लेंगे अभी, ठीक है। इससे क्या होगा? आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वहां पे आपने सोचा कि भाई 1/x+1 माइनस 1/x+2 करो बेटा, तो यहां पे सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे मेरी बात को? तो देखो, समझते हैं कि किस तरीके से अपन ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअल में बेटा क्या था कि आप जो है ये मेथड इसी पे बना हुआ है कि आप जो है हर बार ये जो है चीज आप नहीं सोच पाओगे कि 1/x+1 x+2 जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एलसीएम फॉर्म में, या फिर
पार्शियली फ्रैक्शनाइज करके आप इसको लिख सकते हो, बट हर बार आप ये नहीं सोच पाओगे। इसके लिए क्या किया, इसके लिए मैथमेटिशियनों ने क्या किया कि आप जो है इसको इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अपॉन में आपको क्या लेके आना बेटा, x+1 और x+2 लेके आना है एलसीएम के बाद। तो आपने इसको जो है वो इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मेथड जो है वो हर क्वेश्चन में सेम रहने वाला है, क्योंकि सोचना तो अब क्वेश्चन अलग कुछ अलग तरीके से आता तो आप वहां पे नहीं सोच पाते कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू ले और किस तरीके से इसको जो है मैनेज करें कि अपने पास जो रियल में एक्सप्रेशन था वो का वो आए। बट ये जो मेथड है ए और बी जो आप लेके करते हो, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखो क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं अब अपन। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या आएगा 1, ओके। यहां पे जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा x+1 x+2, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वैल्यू क्या बनेगी, a ब्रैकेट x+1 और b ब्रैकेट x+2 अपॉन में जो वैल्यू थी वो कैंसिल होगी, ओके। चलो 1 = 2। अगर आप यहां पे इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो x कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, a+b बचेगा। देख लो ax और bx, x कॉमन ले लिया a+b, और जो कांस्टेंट पार्ट है बेटा क्या बचेगा 2a, और यहां पे क्या बचेगा, या x+1 लिख दो। चलो क्या बचेगा कांस्टेंट पार्ट 2a + b, ओके। इतना आपको करना है। नाउ इक्वेटिंग constant part and coefficient of x। चलो अब इक्वेट करते हैं बेटा, तो देखो क्या मिलेगा अपन को, a + b, यहां पे x का कोफिशिएंट a + b है, जबकि यहां पे क्या बेटा 0 है, इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड कांस्टेंट पार्ट को अगर अपन इक्वेट करते हैं बेटा, तो देखो 2a + b इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा 1 मिलेगा। ये आपकी क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को सॉल्व कर लो आप। दोनों को सॉल्व करने के बाद देखो आपके पास क्या आता है बेटा, जैसे आप दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस 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 कर दिया आपने, तो ये कैंसिल हो गया, b से b आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -a इक्वल्स टू यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। ये a की वैल्यू जो है आप उठा के यहाँ पे रख दो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1 आएगी कि नहीं आएगी, a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। अच्छा a और b की आपके पास वैल्यू आ गई, a और b की आपके पास वैल्यू आ गई। देन जो आपका इंटीग्रांड पार्ट था बेटा, देन जो आपका इंटीग्रांड पार्ट था बेटा, तो इंटीग्रांड पार्ट जो है 1/के x+1 और ये x+2, इसको जो है आप किस तरीके से लिख सकते हो, a की वैल्यू 1 आ गई, a अपॉन था ना x+1 लिखा था, ओके। b की वैल्यू बेटा क्या आ गई -1 आ गई, तो -1 और ये x+2 आया कि नहीं आया, जो अपन ने सोचा था वही आया ना इस मेथड से। कोई डिफरेंस कोई नहीं है, बिल्कुल एज इट इज आया, जो अपन ने सोचा था बेटा वही आया। तो ये मेथड जो है वो इस तरीके से रहेगा, आपको जो है वो ये चीजें करनी है, ठीक है। क्या था अपने पास ये था कि जैसे आपको एग्जांपल था कि फाइंड, ये जो है डेरिवेटिव अब इसका फाइंड करना है, तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये कहता है कि 1/x+1 और 1/x+2, ये तो मैंने जो है वो एज्यूम किया, लेट किया, ये मान लो क्या किया बेटा, एज्यूम किया। ये आपको मैंने बताया कि आप इस चीज को अगर ऐसे लिख दो तो आराम से इंटीग्रल हो सकता है। आप बोलोगे सर इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो यही होती है, दोनों सेम है। तो ये तो मैंने सोच के लिखा, ये तो क्वेश्चन इजी था, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ गया कि भाई इसको लिख दो, बात खत्म, ऊपर 1 ही था। पर अगर ऊपर कुछ होता तो उस कंडीशन में अपन क्या करते बेटा, तो वो चीज जो थी वो सोचने वाली थी। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि भाई अब आओ प्रॉपर मेथड सीखते हैं। प्रॉपर मेथड ये था कि आपको इंटीग्रांड पार्ट जो था उसको लेना है। अब नीचे आपके पास 2 ब्रैकेट है, तो a/x+1 एंड b/x+2 करके आपने लिख दिया इसको। आपका टारगेट है a और b की वैल्यू फाइंड करना बेटा। तो वो कैसे करना, आप इसका एलसीएम ले लो, ये अपॉन वाली टर्म्स कट जाएगी, इधर 1 बचेगा और इधर क्या आएगा a/x+2 एंड b/x+1। चलो अब आप क्या करोगे बेटा, अब जो है जैसे आपके पास यहां पे जो भी आया, अब आपको क्या करना है, इक्वेटिंग करना है कांस्टेंट पार्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ x।
तो वो आपने क्या कर दिया बेटा, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पे आपके पास क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, और वो ए और बी की वैल्यू जो है आप यहाँ पे रख दो। तो आपने रखने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको देखो, आपको क्या फाइंड करना था, आपको करना था इंटीग्रेशन करना था बेटा। किसका इंटीग्रेशन करना था, इसका करना था dx के रेस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करना मतलब सीधी सी बात है, इसका करना dx के रेस्पेक्ट में और इसका करना। समझ में आया? चलो तो अब देखो 1/x हो या 1/x+1 हो बेटा, इसका क्या आएगा, log x+1 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस इसका देखो बेटा क्या आएगा, log x+2 आएगा कि नहीं आएगा, ओके। और प्लस में क्या आ गया बेटा, c आ गया। log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a - b होता है, तो क्या होता है बेटा, log a - b को लिखते हैं log a/b, मतलब x+1 अपॉन क्या लिखते हैं बेटा, x+2, एंड प्लस में क्या हो गया बेटा, c हो गया। समझ में आया आपको? तो ये जो था वो प्रॉपर तरीका था, इतनी सी चीज थी, इसको ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए। और वो अपने कैसे लिखा, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अपने आसानी से लिख दिया। अब एक और जो है एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि और जो है अगर डिफरेंट आ जाए थोड़ा सा तो किस तरीके से करेंगे। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब ये क्वेश्चन है एग्जांपल फाइंड, इंपॉर्टेंट कर देना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पे जो अगर आप देखोगे तो यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि x यहां पे देख लो पावर 2 और यहां पे पावर 2 है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है हमेशा डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ p ऑफ x लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x होनी चाहिए बेटा। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। यहां पे इसको आप ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं है, क्या है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे बेटा, तो डिवाइड करो। अब वो आपकी इच्छा है कि आप इसको जो है फेयर में करो या फिर सीधे करो, रफ करो, जो भी आपकी इच्छा है। चलो तो देखो मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूं, किसको, x² + 1 को जो है डिवाइड करता हूं x² - 5x + 6 से। इतना तो आपको पता ही होगा, ऐसे मत बोल देना सर कैसे डिवाइड करेंगे इसको। चलो तो डिवाइड करते बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास। सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो जब मैं 1 टाइम्स डिवाइड करूंगा बेटा, देखो डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो आप ले रहे हो यहाँ पे कोशट, उसका आपको क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। चलो समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये 4 है, या फिर यहाँ पे ले लो 7, आपको 2 से डिवाइड करना है। तो आप तो बोल सकते हो 2 3 जाइए, पर ऐसे भी तो बोल सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 3 लूँ तो 3 और 2 का जो है वो मल्टीप्लाई 6 होता है, -1 बच जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे लेके चलनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x² आएगा, ओके, प्लस का 6 आएगा, ओके, और माइनस का 5x जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलो अब देखो क्या क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, अब तो माइनस ही होता है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा और प्लस का 5x आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो रिमाइंडर क्या बचा बेटा, ये बच गया। क्लियर है ना। तो आपने जब 7 को 2 से डिवाइड किया था तो इस तरीके से किया था, 2 3 जा 6 और 1, ठीक है ना, ये किया था कि नहीं किया था। तो इस 7 को 7/2 जो था आपका, ये जो 7/2 ही तो था, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 1 प्लस, देखो 1 जो था, सॉरी क्वोशंट कितना आया, पहले तो क्वोशंट को लिखते बेटा। तो क्वोशंट आया आपका 3 प्लस रिमाइंडर अपॉन ये, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो क्या होगी, तो यहाँ पे अपने क्या लिखा जाता है, क्वोशंट लिखा जाता है, और यहाँ पे रिमाइंडर अपॉन जिससे आप डिवाइड कर रहे थे बेटा, जो डिवाइजर था वो आपको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो थी आप पॉलिनोमियल वाले में पढ़ चुके हो, क्लास 9th में, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो जो मेरे पास x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 जो था, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बेटा, क्वोशंट लूंगा। क्या लूंगा, क्वोशंट। क्या है बेटा, 1 है, प्लस, ओके, इसके बाद रिमाइंडर, यहाँ पे देखो क्या लिया था मैंने, रिमाइंडर अपॉन में बेटा ये लिया था, अपॉन में जो डिवाइजर था, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर लूंगा, क्या लूंगा बेटा, 5x - 5, और अपॉन में बेटा डिवाइजर यहाँ पे क्या था, समझ में आया। एग्जैक्ट ये कि ये फॉर्म में मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, या तो देखो ये तो मैंने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए जो है वो समझा के बताया बेटा, पर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपको पता है x² और x² है, तो आप एक बार तो डिवाइड करोगे तो 1 यहाँ पे आ गया। अब रिमाइंडर क्या बचना है,
तो आपको सीधी सी बात है इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो वो आप डायरेक्टली लिखते हो, इसमें से ये माइनस करो, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 1 वाला पार्ट देखो, कांस्टेंट में से माइनस होगा, और x का जो टर्म है वो x में से माइनस होगी, एक्स स्क्वायर में से, तो इसमें से ये माइनस होगी, तो माइनस माइनस क्या बेटा प्लस 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो गया, और अपॉन में जो था वो लिखना है आपको। समझ गए? तो ये पूरा खेल जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपने जो है ये कर लिया, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको करना था इसका इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन करना मींस इसका इंटीग्रेशन करना dx के रेस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन करना dx के रेस्पेक्ट में। यहां तक तो ठीक है, ये तो आप कर लोगे, पर ये जो है अब आपका क्वेश्चन बन गया वो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस का होता है, ठीक है। तो नाउ क्या करते हैं बेटा, अपन उसको लेते हैं इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पे मैं आपको एक जो है एडवाइस देता हूं बेटा कि आप जो है वो क्या करो, इसको जो है वो फैक्टर में कन्वर्ट कर दो, फैक्टर कर दो इसके, क्योंकि आपको फैक्टर करने बहुत जरूरी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x मैं यहां पे कर लेता हूं बेटा प्लस 6, ठीक है। तो 2 और 3 ले लो बेटा, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 करोगे बेटा, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 एंड माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x माइनस 2। सो x माइनस 2 यहां पे आ गया, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, x माइनस 3 बचेगा। क्लियर है? चलो, सो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 x माइनस 3 लिख सकते हो। चलो, तो इसका इंटीग्रेशन करो। अब आपके सामने मेन चीज ये है, क्योंकि 1 का तो आप x लिख दोगे, समझ रहे हो ना। अब आपको समझ में आया ना सारा खेल किस तरीके से करना है। अब बचा आपके पास ये, तो अब आप क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेंट पार्ट लेते हो इसका, ठीक है। इसका क्या करोगे, इंटीग्रेंट पार्ट लोगे आप। तो ऑन टेकिंग इंटीग्रेंट पार्ट, ऑन टेकिंग इंटीग्रेंट पार्ट, चलो लेते हैं बेटा, क्या 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, क्या लेंगे बेटा, a अपॉन, देखो इसका झंझट ही नहीं है, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 ले सकते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन में तो आपने सोच लिया था, यहाँ पे क्या सोचोगे, कैसे 5x माइनस 5 लाना, आपको समझ रहे हो ना। तो ये आपने ले लिया। अच्छा, अब आप जैसे ही एलसीएम करोगे तो आपके पास ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी अपॉन वाली, तो क्या बचेगा, 5x माइनस 5 बचेगा। इधर देखो, a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। चलो, क्या आ जाएगा बेटा, आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा ax और यहाँ पे आएगा bx, x कॉमन ले लिया तो क्या आया बेटा, a प्लस b आया। यहाँ पे देखो फिर कांस्टेंट क्या आता है, माइनस 3a, क्या आएगा बेटा, माइनस 3a और माइनस 2b, ये कांस्टेंट पार्ट आया। चलो, 5x माइनस 5, या फिर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास ये प्लस में हो जाएगा दोनों। चलो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इक्वेटिंग कांस्टेंट पार्ट, तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस वाला ले लो, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। आप माइनस 7 में लोगे तो माइनस आ जाएगा, मैंने हटा दिया। चलो, अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, चलो सॉल्व कर दो फटाफट से। तो इसको तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेटा सबसे पहले, और ये जो आया आपके पास इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो, और ये 3 दे दो बेटा। ऑन सॉल्विंग 2 एंड 3, चलो 2 और 3 को आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 5 है। चलो, यहाँ पे 2 और 3 है, जो आपकी इच्छा हो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। सो 2a 2b इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
चलो, और यहाँ पे कितना है 3a प्लस 2b इजिकल्स टू बेटा कितना है 5 है। अब देखो माइनस 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 हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे माइनस का ये बचा माइनस ए, और ये 10 माइनस 5 बेटा कितना हो गया 5 हो गया। तो ए की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई -5 आई। ये ए की वैल्यू जो है वो आप उठा के क्या कर दो, इसमें रख दो। ए की वैल्यू आप -5 रखोगे बेटा, इस वाले में रख दो, तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -5 रखोगे इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी। सो ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। देन इंटीग्रांड पार्ट जो है बेटा क्या हो जाएगा 5x - 5 अपॉन के x - 2 x - 3 इजिकल्स टू बेटा क्या लिख सकते हो इसको 5। एक तो क्या आया बेटा वैल्यू -5 आई ना, ए की वैल्यू -5 आई, ओके। -5 अपॉन के x - 2 प्लस 10 अपॉन के x - 3। तो यहाँ पे ये चीजें जो है वो सोचनी नहीं पड़ी बेटा, और देख लो -5 और 10 आप नहीं सोच पाते, बट आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है 5x - 5 ही आएगा। और आपकी तसल्ली के लिए जो मैं इसको सॉल्व करके बेटा बता देता हूँ, इधर देख लो, खाली मैं रफ में ऐसे बता रहा हूँ। जब -5 का इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा -5x और प्लस 15 आएगा, क्लियर है। इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा +10x -20 आ जाएगा। तो 10x और 5x हट के क्या आ जाएगा 5x, और 15 और ये माइनस का 20 कितना हो गया 5x - 2। आया कि नहीं आया, सही है ना अपना। तो ये चीज होती है। अब आपको क्या करना बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना था ना, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसका इंटीग्रेशन कर देना dx के रेस्पेक्ट में, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना dx के रेस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन करना आपको dx के रेस्पेक्ट में, ओके। चलो, सो ये -5 है, इसको आप बाहर ले लो, 1/x - 2 का बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x - 2 हो जाएगा, ओके। चलो, और यहाँ से आप 10 जो है वो बेटा बाहर ले लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा log x - 3 हो जाएगा मोड में, और प्लस बेटा आप क्या कर दो C1 कर दो। ये आपके पास जो है अभी इसका आया इंटीग्रेंड पार्ट, बट एक्चुअल में जो अपना क्वेश्चन था बेटा, एक्चुअल में जो अपना क्वेश्चन था वो क्या था, वो ये था कि आपको जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ था बेटा x² + 1 अपॉन के, इसका तो फैक्टर कर दिया था x - 2 x - 3। ये जो था वो किसके बराबर था, तो वो ये था 1dx प्लस जो था वो था 5x - 5 अपॉन x - 2 x - 3 dx। यही था अपना क्वेश्चन, मेन जो था वो यही तो था, 5x - 5 और x - 2 ये था, ठीक है। 5x - 5 x², अच्छा वो मैंने फैक्टर कर दिया अपॉन में, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा प्लस, इसका अपन ने किया तो मेरे पास क्या आया, तो मेरे पास आया -5 log x - 2 मॉड में प्लस 10 log x - 3 मॉड में, ओके। अच्छा, इस x का अगर आप करोगे तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप इसको जो है वो इस तरीके से लिख देना, x + C2 लिख देना, ये -5 वाला पूरा लिख दिया, और इसके साथ क्या आया था C1 आया था, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, x - 5 log mod x - 2 प्लस 10 log mod x - 3 एंड C1 और C2 को मिला के आप जो है वो क्या लिख दोगे, कैपिटल C लिख दोगे। यहां पे आप लिखोगे वेयर C1 + C2 = C, ठीक है ना, एंड C इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ बेटा, क्या x - 5 log x - 2 प्लस 10 log mod x - 3 प्लस C, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन था। देखो मैं वापस एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आप जो इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो था वो क्या था, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन था बेटा। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। ये था कि आपको जो है फाइंड करना था, वो बेटा इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको ये फाइंड करना था कि इंटीग्रल x² + 1 अपॉन x² - 5x + c
सबसे पहले आपको डिग्री चेक करनी है। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। बट यहाँ पे जो था डिग्री इक्वल थी, मतलब ये इम्प्रॉपर वाली चीज थी अपने पास। क्या थी बेटा? इम्प्रॉपर वाली चीज थी। तो इस इम्प्रॉपर वाली चीज से आपको जो है वो छुटकारा पाना था, आपको प्रॉपर बनाना था। तो प्रॉपर बनाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। वो डिवाइड आप साइड में कर सकते हो रफ में। तो डिवाइड करने के बाद देखो मैंने डिवाइड किया तो 1 टाइम्स डिवाइड हो गया, मेरे पास क्वोशंट आ गया एंड रिमाइंडर आ गया। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, 1 का तो हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रल करना मींस मेरे को इस पूरे का करना। तो ये मैंने 1 का किया और यहाँ पे इसका किया। ये मेरे पास अब जो है फाइनली क्वेश्चन हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का। तो 5x - 5 अपॉन के नीचे मैंने फैक्टर कर दिए, इसको इस तरीके से लिख दिया। ओके चलो, ये लिखने के बाद मैंने जो है वो ये 1 का तो हो जाएगा, ये वाला पार्ट उठा दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इक्वल में मैंने क्या लिख दिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके बेटा a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3। अब मेरा टारगेट है a और b की वैल्यू निकालना, वो आपको पता ही है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो और 2 इक्वेशन आएगी और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना किसे नहीं आता भला। तो a और b की मेरे पास क्या आ गई बेटा, वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू जो है मैंने उठा के यहाँ पे रख दी। a की वैल्यू जो आई -5, b की वैल्यू 10 आ गई, इसको उठा के यहाँ पे रख दी। मैंने चेक करके भी बता दिया कि देख लो ये सही आ रहा है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे रख दी, b की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब मेरे को पूरे का क्या करना था बेटा, इंटीग्रेशन ही तो करना था इसका, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उसका सेकंड वाला पार्ट था। तो इसका इंटीग्रेशन करना, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया। ये इंटीग्रेशन में देखो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देना जरूरी है, तो वो C1 आपने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप जब इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे इस वाले में, तो देखो 1 का क्या हो जाएगा बेटा x, इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा C2। वो मैंने C2 क्यों दिया, क्योंकि मैंने पहले C1 दे दिया था। कोई जो है वो यहाँ पे C दे देंगे और इसका कुछ लिखेंगे नहीं, जो आपकी मर्जी हो, बट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो हर एक इंटीग्रल में लगता है। चलो तो यहाँ पे ये x प्लस C2 हो गया और इसकी वैल्यू -5 log mod x - 2 प्लस 10 log mod x - 3 प्लस C1 होगी। अब मैंने C1 और C2 को कंबाइंड करके क्या कर दिया, C लिख दिया। ये जो था मेरा फाइनल आंसर था बेटा। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा बढ़िया से, अच्छे से। आप चाहो तो log की प्रॉपर्टी भी इसमें से लगा सकते हो। अगर आप 5 जो है वो कॉमन ले लो बेटा, ठीक है ना, पर यहाँ पे इतना कुछ नहीं करो, यही आपका है। अगर आप 5 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे जो है वो 2 बच जाएगा बेटा, 2 को आप यहाँ लेके आ जाओ, इतना मत करो, ठीक है। यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। तो अच्छे से समझ में आया। चलो, तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले में आपको दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए बेटा। बहुत शानदार से बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं और वास्तव में जो है क्वेश्चन को करने में भी मजा आता है अपन को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया होता है तो आगे नेक्स्ट समझते क्या है। अब बेटा, अब मैं जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि क्या हर बार आप ए और बी लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज हो गया। ऐसा थोड़ी होगा कि हर बार जो है आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए आपको किस तरीके से जो है वो ए बी सी ये किस तरीके से आपको लेने हैं जो कांस्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करो तो आपको ए बी को किस तरीके से लेना है, वो चीजें अब मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं। तो ध्यान से इसको समझना। देखो, जब कभी भी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, कि यहाँ पे आपका रेशनल फंक्शन आएगा एंड आपको फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, कि यहाँ पे आपको किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन लेनी है। तो जब आपको px प्लस क्यू क्या आ जाए बेटा, px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए x माइनस बी, जो कि अभी अपने पास आया था। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सब की सब बेटा जो है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यहाँ पे देखो x अकेला सिंगल पावर, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई पे, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सिंगल है, यहाँ x स्क्वायर है, जबकि यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर, ये x क्यूब हो गया, स्क्वायर, सारी की सारी बेटा प्रॉपर है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, चेक करना है। ऐसे ही हो जाएगा चेक, तो देखते ही हो जाएगा कि x की डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब x की जो है हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा। अगर बराबर है तो आप इसको डिवाइड करके करोगे, चेंज करना है सबसे पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस में। अब देखो, ये अभी भी अपन ने सवाल किया है, तो जब भी इस तरीके से आ जाए अपॉन में जो है वो 2 ब्रैकेट बन जाए, ठीक है, सिंपल से 2 ब्रैकेट बन जाए पावर 1 1 के, तो आपको a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी लेना है। ये तो क्यों लिया मैंने आपको तो तरीका ही बता दिया था कि अपन सोच नहीं सकते इसलिए लेना है, पर बेटा जब क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी तो लेना पड़ेगा ना। चलो अब आगे आओ। अगर आपके पास ऊपर तो सेम एक्सप्रेशन आ जाए पर नीचे होल स्क्वायर बन जाए बेटा, क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए, तो अब आप बोलोगे कि सर अब तो 2 फैक्टर नहीं है, आपको किस तरीके से लेना है। तो अब ध्यान से समझना अब किस तरीके से लेना है। अब आपको क्या करना है, a अपॉन जो है वो सिंगल पावर लेना है, फिर b अपॉन जो है वो आपको होल स्क्वायर लेना है। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि आप जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, ज्यादा पावर ही आएगा। एलसीएम क्या होता है, जब आप पॉलिनोमियल के सेंस में बात करो,
या कि पावर वाले सेंस में बात करो तो एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर जो भी है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से समझना आपको किस तरीके से लेना है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का जब होल स्क्वायर होता है बेटा तो आपको लेना ए अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब जिसका होल स्क्वायर था वो विदाउट पावर लेना है, एंड बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। डन। चलो कब लेना है, जब अपॉन में होल स्क्वायर आ जाए बेटा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर अपने पास स्क्वायर और नीचे क्यूब हो बेटा, जब देखो इधर से ध्यान से समझो कि जब अपने पास पावर 2 थी तो अपन ने कितने कोफिशिएंट लिए, 2 कोफिशिएंट लिए थे, ए और बी लिया, क्योंकि हर बार अपने पास पावर जो थी वो क्या थी बेटा, 2 थी। अब यहां पे अगर आप आओगे है तो प्रॉपर, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 3 है, यहां पे अपने पास पावर डिग्री जो है बेटा वो 3 है, डिग्री 3 है तो कोफिशिएंट भी बेटा कितने लोगे, 3 लोगे, 1 2 3, एक एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी जो था उसके अकॉर्डिंग ले लिया। समझ में आया। यहाँ पे जब आप कोफिशिएंट का जब इक्वेटिंग कराओगे बेटा तो आप देखो जब आप एलसीएम लोगे तो इसको हटाओगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे के साथ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, तो आप यहाँ पे इक्वेटिंग कराओगे तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ये मिलके एक्स स्क्वायर बन के इसके साथ आएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना है। समझे मेरी बात को। तो अगर 3 आ जाए, 3 अगर आपके पास जो है अपॉन में ब्रैकेट आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, अपॉन में ब्रैकेट तो 3 आ जाए पर एक जो है वो होल स्क्वायर हो जाए तो आपको क्या करना है, होल स्क्वायर वाले को इनबिल्ड करना है। तो देखो जो सिंगल था ए अपॉन के एक्स माइनस ए उसको ले लिया पहले, फिर इसका होल स्क्वायर ले लिया बी अपॉन, और फिर लास्ट में जो बचा सी अपॉन एक्स माइनस बी ले लिया, कोई फर्क नहीं है, इस वाले को इसमें ले लिया, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो फिफ्थ वाला है बेटा, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाती है एक्स स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर अलग चीज है और पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक आ जाती है कि एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेटा यहाँ पे जो है आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक्स माइनस ए आ गया उसको तो अपन जो है वो सस्ते में निपटा देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए लिख देंगे, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आगे बेटा, होल स्क्वायर बन गया होता तो ठीक है, अपन एक सिंगल विदाउट पावर ले लेते, एक होल स्क्वायर के साथ ले लेते, पर अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आपको इस तरीके से लेना है, किस तरीके से, bx प्लस सी करके लेना है। क्या करना है, bx प्लस सी करके लेना है बेटा, तभी ये वेरीफाइड होगा और तभी जो है वो ये सही गिना जाएगा और तभी आपके एक्सप्रेशन जो है वो सही आएंगे। तो आपको इन चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। आप बोलोगे सर याद ही नहीं हो रहा है, तो इसको याद करने की दिक्कत का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, होल स्क्वायर आते हैं तो आपको क्या करना है, एक विदाउट पावर और एक होल स्क्वायर के साथ में लेना है। अगर इसके साथ जो है ब्रैकेट 3 आ जाते हैं, अगर आपके पास अपॉन में 3 ब्रैकेट आ जाते हैं, मतलब x की डिग्री जो है वो 3 आ जाती है अपॉन में, और तीनों इंडिविजुअल हो अपने पास x माइनस बी एक्स माइनस सी, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये करना है आपको, ओके। और अगर आपके पास जो है अपॉन में ब्रैकेट आ जाए और एक होल स्क्वायर आ जाए सिंगल, तो आपके पास होल स्क्वायर है उसको तो आपको पता ही है, एक्स माइनस ए कर दो ए अपॉन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो प्लस सी अपॉन जो है एक्स माइनस बी बचा उसको आप ले लो। और क्वाड्रेटिक आ जाए वहां आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक के जो ऊपर में आप अगर कोफिशिएंट लेने जाते हो बेटा तो वो लेना है आपको बी एक्स प्लस सी लेना है। क्या लेना है बेटा, बी एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बना देगा, यहाँ पे इसके साथ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पर यहाँ पे खाली आप अगर आप बी लेते, मुझे एक चीज बताओ, पावर यहाँ पे कितनी, डिग्री कितनी है, पर डिग्री 3 है तो कोफिशिएंट भी 3 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आप बोलोगे सर होने चाहिए, जब डिग्री 3 है तो कोफिशिएंट भी 3 होंगे। अब देखो हर जगह यही तो चला, जब डिग्री 3 कोफिशिएंट 3, डिग्री 2 कोफिशिएंट 2, तो यहां पे जब डिग्री 3 है तो कोफिशिएंट कितने होने चाहिए थे बेटा, 3 होने चाहिए। ए तो इसको लेके बैठ जाएगा, बाकी के 2 कहां से लाए, तो बाकी के 2 इसके ऊपर लिख दिया, चलो बी एक्स प्लस सी लिख दिया। अब समझो ए के साथ तो ये एक्स स्क्वायर पूरी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, पर इसके साथ आप करोगे तो सिंगल सा आ जाएगा खाली, खाली अगर आप बी और सी लेते हो तो सिंपल सा आएगा आपके पास बी एक्स और सी, तो क्वाड्रेटिक वाला सिस्टम कहां गया। तो इसलिए यहाँ पे बी के साथ क्या किया बेटा, एक्स को मैनेज किया, ये सारी चीजें व्यवस्थित की हुई है और इसी हिसाब से सेट की हुई है और आपको यही जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लेके चलनी है। तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया से समझ में आया। चलो आगे बढ़े। तो ये जो था मेथड था कौन सा बेटा, कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, जिसमें अपन जो है कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, मल्टीपल सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, एक बार 2 बार जो आपकी इच्छा हो वो करते हैं, जिससे कि अपना जो है वो फॉर्मूला, जो भी इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेंट पार्ट है वो एक फॉर्मूले में जो है कन्वर्ट हो जाए। अपनी ये कोशिश रहती है कि इंटीग्रेंट पार्ट जो है
एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए या फिर उसमें कन्वर्ट हो जाए कि अपन उसका आसानी से क्या कर सके बेटा, अपन उसका आसानी से जो है वो इंटीग्रल कर सके। सेकंड जो था वो था आपके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो इंटीग्रेंड पार्ट था उसको किस तरीके से जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में इंडिविजुअली डिवाइड किया जाता है, अलग अलग जो है बांटा जाता है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखो वो था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरीके से करना है, क्या इसका मेथड रहेगा, बढ़िया है, एक फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लोगे तो सारे खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। बट सबसे पहले बात करते हैं उसी फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि अपना जो है एक ट्रेडिशन रहा है कि अपन जो है कोई भी चीज को किस तरीके से बताते बेटा, डेराइव करके उसको बताते ताकि बच्चे को याद रहे। तो एग्जैक्ट वही चीजें मैं आपको यहाँ पे डेराइव करके बता रहा हूँ, आप डेरिवेशन से मत घबराओ। देखो बेटा मार्क्स तो आ जाएंगे, चीजों को आप समझने पे ज्यादा जोर दो, अगर आप समझोगे ना तो मार्क्स तो आ जाएंगे, पर रट लोगे ना तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ पे डेराइव करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि कैसे आया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लेट यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल एक्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देखता हूं बेटा, मैं ये देखता हूं कि मेरे पास जो है u और v जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मींस इसका क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन होगा, है इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो if u and v are any two differentiable functions of a single variable x then by the product rule of differentiation, तो मैंने जब प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा तो इसके प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाएगा, u इंटू dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx v। डैश कहां लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड या डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, ये ले लो v, जो भी आपकी इच्छा हो, एक को छोड़ के एक का करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां लिखो इधर लिखो, आपकी इच्छा है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा तो बहुत सारी इनवर्स प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू वी हो जाएगा। यहां पे देखो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन करने पे ये हो जाएगा मेरे पास u और प्लस यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब देखो ये तो आपके पास पड़ा ही है, इंटीग्रेशन किया मैंने बेटा, क्या किया है, सिर्फ इंटीग्रेशन किया, जिससे मेरे पास ये वाला पार्ट जो है वो हट गया है। तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, u और v हो गया सिंपल सा। अभी तक मैंने आपको बताया बेटा कि सबसे पहले आपको जो है दो डिफरेंशिएबल फंक्शन लेने हैं, ठीक है, एंड देन बाय द प्रोडक्ट रूल, आपने जो है वो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दिया बेटा, किसको, प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल ये करता है कि फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड या डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जो कि मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन से ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, आपको पता है। चलो अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, कुछ जो है इनको शिफ्ट करता हूं, किस तरीके से करूंगा उस पर जो है वो आप ध्यान देना। चलो अगर मैं इसको यही रखूं और इसको उठा के इधर लेके आ जाऊं, तो देखो इसको जो यही रखा है, ये साइड जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, ये साइड मेरे पास हो जाएगी। अच्छा मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया बेटा, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि dx के रेस्पेक्ट में किया बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप dx भी लिख देना, वो लिखना मत भूल जाना। चलो भाई, और यहाँ पे तो चलो हटा दिया मैंने, तो ये वाला पार्ट अकेला रख रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये वाली साइड, ओके। फिर ये जो है ये शिफ्ट करता हूं उधर, तो uv माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास du अपॉन dx, या तो ये लिख दो या फिर v लिख दो, पहले लिख दो, जो आपकी इच्छा हो आप लिख दो, है। चलो अब अपन क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो लेट, सिंपल सा है, आपको u डॉट v का प्रोडक्ट रूल लगाना है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना है, और ये जो पार्ट है इसको आपको इधर लेके आना है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। तो इसमें क्या क्या चाहिए अपन को, du अपॉन dx भी चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा,
एफ डैश एक्स हो जाएगा, एंड इसको आपको जी ऑफ एक्स मानना बेटा। तो इसको आपको जी ऑफ एक्स मानना है, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज मिलेगी क्या, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो बेटा तो v इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स डी एक्स। आप बोलोगे सर बड़े ये तो कमाल की चीज है कि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। अब जो आपने लेट किया उसको आप यहाँ पे रख दो बेटा। सो आपने u को क्या लेट किया बेटा, f ऑफ x लेट किया, ओके। फिर आपने dv अपॉन dx को क्या लेट किया बेटा, g ऑफ x लेट किया, ओके। चलो तो यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि इंटीग्रल अब प्रोडक्ट में दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। अब देखो u है, u की वैल्यू क्या है बेटा, f ऑफ x है। फिर v है, v की वैल्यू यहां पे क्या है, इंटीग्रल g ऑफ x dx है, माइनस इंटीग्रल, अच्छा v पहले लिखो, ये लिखो जो आपकी इच्छा हो वो लिख दो, du अपॉन dx है बेटा। du अपॉन dx की वैल्यू जो है f डैश x है, ओके। एंड v है, v की वैल्यू बेटा जो है वो क्या है, इंटीग्रल g ऑफ x dx है। और ये ध्यान रखना ये पूरा जो है वो एक साथ में है, प्रोडक्ट में पड़ा है, और ये dx, ठीक है। अच्छा अब आपके पास देखो फाइनली जो है वो क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया कि भाई प्रोडक्ट में कोई दो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्या फॉर्मूला बना बेटा कि जब कोई दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में पड़े हो तो उनका इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यही जो है मैं इसको क्या करता हूं बेटा, थोड़ा सा सही लिख देता हूं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर कई जो है वो ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, ये यहां पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कई बार। ये पूरा करने के बाद उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको लैंग्वेज में रखो और याद करना चाहो तो देखो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। क्या लिखोगे बेटा, इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। समझ में आया बेटा। तो ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको जो है सरल शब्दों में बना के बता दिया। करना क्या था इसके अंदर, तो करना तो सिर्फ इतना ही था कि आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या था कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो था उसमें आपको क्या करना है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन लेने बेटा u और v, ठीक है। u और v जो है वो दो डिफरेंशिएबल आप फंक्शन लोगे और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन लेने के बाद आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है और जो है थोड़ा सेटलमेंट करना है। क्या कि इसको आप इधर शिफ्ट कर या उसको यही रखो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास जो साइड हो जाएगी वो साइड जो है इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना ऐसा नहीं उसको उठा के लेके आओ माइनस माइनस करो, इतने मत करना, इसको यही रखना है, खाली इसको उठा के इधर शिफ्ट करना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद करना बेटा, तो इसको उठा के इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यूवी माइनस ये पूरा इंटीग्रेशन ये वाली पार्ट इसको मैंने यही लिख दिया और ये साइड अकेली रहेगी, इसको यहां रख दिया। अब मैंने यहाँ पे जो बचता है मेरे पास इसको मैं लेट करूंगा, u को लेट कर दिया f ऑफ x और इसको लेट कर दिया g ऑफ x। तो ये जो f ऑफ x है तो मेरे को du अपॉन dx भी चाहिए बेटा, वो क्या हो जाएगा f डैश x, और dv अपॉन dx है तो मेरे को v भी चाहिए खाली, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल g ऑफ x dx, ओके। चलो अब देखो, अब ये होने के बाद आपने जो लेट किया वो आपको रखना है, बस फॉर्मूला बन गया। सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। समझ में आया। तो ये जो था वो था इंटीग्रेशन इंटीग्रल बाय पार्ट्स जो था आपका मेन वो था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो कंप्लीट फॉर्मूला है बेटा, समझ में आया। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। क्या है कि
अगर आपके पास प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन देख लो, मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और मैंने इस पूरे से यहां तक ब्रैकेट लगाया। कोई कोई बेचारा क्या होगा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएगा, बेटा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऐसे लगेगा इसका इंटीग्रेशन इनटू में इसका इंटीग्रेशन, ये नहीं है। डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मिला के जो फंक्शन बनेगा उसका अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको भी समझनी है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, इससे आप समझ सकते हो। ये मैंने लैंग्वेज में भी आपको लिख दिया, ठीक है। चलो ये आप याद रखना। लास्ट में वापस एक बार फॉर्मूला रिपीट करता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आप भी साथ साथ याद रखना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो ये जो है आप दिमाग में रखोगे और इसको आप बार बार सुनना, रात को जब सो तो ईयरफोन डाल के सुनना, तो आपको याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो है वो एग्जाम्पल है आपके सामने कि फाइंड इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा ये आपके सामने आ गया, तो अब आप क्या करोगे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसको आप इंटीग्रल बाय पार्ट से जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो समझते हैं क्या करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, चलो आ जाओ। सो लेट ये अपने इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है अपने पास। सबसे पहले आपको इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बेटा जो है वो मानना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो इसको अगर आप फर्स्ट फंक्शन और इसको अगर आप सेकंड फंक्शन मान रहे हो बेटा, तो चलो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। कॉस एक्स का बेटा इंटीग्रेशन करना आपको, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या हुआ, साइन एक्स हुआ माइनस इंटीग्रल, इसका आप करोगे तो बेटा 1 आएगा खुद का खुद के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या हुआ, तो वो हो जाएगा साइन एक्स और ये dx। अच्छा ये दोनों देखो मिला दिए मैंने, ये वाला और ये जो है मिला दिए, अब ये फंक्शन बन गया ना। सो एक्स साइन एक्स माइनस, अब आपके यहां पे क्या बचा बेटा, इंटीग्रल साइन एक्स बचा खाली, और साइन एक्स का क्या होता है बेटा, इंटीग्रल माइनस तो पड़ा ही है, माइनस कॉस एक्स होता है और प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो कितनी आसानी से आ गया। बट यहां पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में अराइज होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो मैं जो है वो इसको कर देता हूं और समझते हैं थोड़ा सा और आगे इसको डिटेल्स में बेटा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस x cos x dx में अगर आप फर्स्ट फंक्शन इसको लेते और इसको अगर सेकंड फंक्शन लेते तो क्या होता, आप बोलोगे सर आंसर बराबर आता, तो क्या बराबर आता है या नहीं आता है, तो उसको समझते हैं, आ जाओ। फर्स्ट फंक्शन ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये है, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये cos x है। चलो यहां तक समझ में आया। इंटीग्रेशन cos x का बेटा सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन बेटा जो होता है वो होता है माइनस साइन x, और इसका जो है वो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 cos x, ये माइनस साइन x है, ये साइन को बोले इधर लेके आ जाओ, या माइनस साइन एक्स का सीधा ही कर लो बेटा। सो माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। अच्छा अब आप करोगे कैसे, करने की बात तो छोड़ो, ये माइनस आप बाहर लेके आ जाओ, ये प्लस हो गया बेटा। आपके पास फंक्शन बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। अब बताओ मुझे, ये जो सवाल था उससे कई ज्यादा जो है टफ हो चुका है यहाँ पे।
क्योंकि x cos x तो था, पर आपके पास अब आ गया x स्क्वायर बाई 2। चलो बाई 2 तो हटा दो, इसको 1/2 बाहर आ गया, x स्क्वायर साइन x। क्या करोगे, फिर से लगाओगे, तो फिर करते जाओगे ऐसे, फिर पावर ज्यादा आएगी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है अपने लिए कि अपन जो फंक्शन लेट करे वो जो है बड़ी समझदारी से अपन को लेट करना पड़ेगा फंक्शन को, कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है। आप बोलोगे सर जो आप बता रहे हो उसमें एक नई दुविधा खड़ी हो रही है। ये दुविधा नहीं है, एक्चुअल में यही समझदारी कि आप जब भी एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में या जब भी नोटबुक में आप फंक्शन लो तो आपको जो है वो इतनी समझदारी बतानी पड़ेगी कि पहले मैं कौन सा फंक्शन लूं। क्या मैं x को फर्स्ट फंक्शन लेट करूं और cos को सेकंड फंक्शन लेट करूं, या फिर मैं cos को फर्स्ट फंक्शन लेट करूं और x को सेकंड फंक्शन लेट करूं। क्योंकि अगर मैं x को फर्स्ट फंक्शन लेके चलता हूं बेटा तो चीजें जो आसान हो जाती है और मेरे पास इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। पर अगर मैं cos x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन एज लेता हूं तो मेरे पास चीजें और ज्यादा टफ हो जाती। अब आगे क्या करोगे आप, तो इस कंडीशन में अब मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आप जो है इसको किस तरीके से लोगे। तो आपकी सुविधा के लिए इसका भी सॉल्यूशन जो है मैंने कर रखा है कि आपको किस तरीके से लेनी बेटा चीज। तो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं बता देता हूं कि आपको चीजें इस तरीके से लेनी है। आपको इस रूल को फॉलो करना है बेटा, ILATE, आइलेट। किसको फॉलो करना है बेटा, आइलेट को फॉलो करना है। किसको, आइलेट को, दिमाग में रखोगे आइलेट। क्या, आइलेट। तो देखो आइलेट में क्या होता है बेटा, सबसे पहले अगर आपको जब फंक्शन चूज करो फर्स्ट फंक्शन लेना है या सेकंड फंक्शन लेना है, तो जब भी आप फंक्शन को चूज करो तो मैंने एक जो है वो शॉर्ट तरीका बता दिया आइलेट। इसी को देखते हुए आपको लेना है कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो आप मुझे किसे जो है वो वरीयता देंगे। ठीक है, चलो किसे आप प्रायोरिटी देंगे वो आप समझना। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स, सेकंड जो है बेटा एल, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा, समझ गए। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन बेटा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड लास्ट बचा ई, ई का बेटा मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो और ये चीज जो है आप अगर जैसे क्वेश्चन आए और इससे करते हो तो बड़ी आसान हो जाएगी अब आपके लिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको आइलेट याद है, आई मींस इनवर्स फंक्शन, एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मींस अलजेब्रिक फंक्शन, टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई की पावर में आता है बेटा। तो आपको प्रायोरिटी इसके अकॉर्डिंग देनी है, आइलेट के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब समझो इस चीज को, जैसे यहां पे आपके पास आ गया x cos x बेटा। सो x cos x में x जो है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन है। और cos बेटा जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू ये पहले आप किसको दोगे, अलजेब्रिक फंक्शन को। ये फर्स्ट फंक्शन दे दिया, सेकंड फंक्शन दे दिया। अब तो हो गया आपकी समस्या का समाधान। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको लेके चलना है बेटा। ये मैंने आपको जो तरीका था वो बता दिया, तो इस वाले को आप मत लेना, ये और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल और ज्यादा टफ हो जाएगा। तो वरीयता किसके अकॉर्डिंग दोगे बेटा, आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास आ गया log x, सिंपली लिखा हो। अच्छा 1/x का तो आप log x कर देते हो और खाली log x आ गया, उसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, दिक्कत हो गई आपके लिए। तो समझो, अब देखो आप ये तो बोलोगे कि सर हम खाली इस log x का कैसे करें, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 1.log x और ये dx। ठीक है, आइलेट क्या कहता है बेटा, आइलेट ये कहता है कि भाई ये इनवर्स है, ये लॉगरिथमिक है, ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा लॉगरिथमिक जो है वो पहले ही आ जाता है और फिर अलजेब्रिक आता है, मतलब 1 जो है वो पावर 0 है, पावर 0 है मतलब 1 अलजेब्रिक है, तो 1 को आप इधर ले लो। सो अगर आप log x को जो है वो फर्स्ट फंक्शन लेवे और इसको जो है अगर आप सेकंड फंक्शन ले तो इससे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला लिखना मत भूल जाना, ये सुन लेना आप, विदाउट फॉर्मूला मार्क्स कटेंगे।
तो फॉर्मूला लिखना मत भूल जाना, फॉर्मूला लिखना है आपको, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूला लिखने की हैबिट डालनी है, ठीक है। चलो तो एक बार मैं भी आपको यहां पे जो है वो लिख देता हूं। क्या हो जाता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं शॉर्ट में लिखूंगा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो सो फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, log x है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रेशन बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log का डिफरेंशिएशन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो x का क्या हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा बेटा, वन का x हो जाएगा, ठीक है, माइनस log x का बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन की बात हो रही है तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा वन का, तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये पूरा मिला के हो गया ये dx। x से x कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा, वन बचा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहां पे आपके पास क्या पड़ा बेटा, x log x माइनस x, और प्लस में बेटा क्या है आपके पास c हो गया। सो x अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। चलो तो जो चीज मैं आप यूज कर रहे हो उसको आप पास में मेंशन करना मत भूलना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या किया बेटा यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन फर्स्ट फंक्शन किसे ले, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है बेटा, तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो है आपको लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें घुमा देते हैं कि इसको आप जो है फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेते बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब log x का इंटीग्रेशन आ जाता, फिर से जो फाइंड करना वही आ जाता वापस, अब क्या करते तो चीजें जो है वो यहाँ पे जो है परेशानी में डाल सकती है आपको। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि भाई क्या आइलेट, अपन को आइलेट जो है वो याद रखना। अगर आइलेट याद है, अब आप बोलिए इसको ऑमलेट करके याद रखो, कैसे भी याद रखो, आपकी मर्जी है, बट आइलेट आपको जो है वो याद होना चाहिए बेटा। आइलेट अगर याद है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आसानी से कर सकते हो, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मेथड है और फॉर्मूले भी बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से सवालों को करना था। चलो सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा है कि कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए और इजी वे में थे, तो वीडियो को आपको शेयर करना है, बताना है अपने फ्रेंड्स को, और उन तक भी पहुंचाना है इसको कि हाँ वास्तव में जो चीज थी वो उनको बहुत इजी तरीके से जो है वो एक्सप्रेस किया होता बेटा। तो आप जो है उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे जो है भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।